जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आज का जो विषय है वो है हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जातिवाद की राजनीति करने बारे 2-3 दिन से एक खबर चल रही है और उसमें एक बीजेपी का पूर्व नेता जिसका नाम मनीष ग्रोवर है, वो ये कह रहा है कि दलितों पर अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी दलित बहनों पर अत्याचार हुआ है और कांग्रेस के गुंडों ने किया है। और वो उस वीडियो में एसपी हिमांशु गर्ग को भी धमका रहा है, धमकी दे रहा है, संविधान को ताक पर रख रहा है। उसकी होती तो मैं दिखा देता। तो मैं हरियाणा के डीजीपी से, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी से मांग करती हूं कि असंवैधानिक शब्द जो मनीष ग्रोवर ने एक जिले के कप्तान के खिलाफ बोला है उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जिस मुद्दे को लेकर मनीष ग्रोवर भाषा बोल रहा है वो हमारी बहन है मीनू किराड़, जिसके साथ ये घटना घटी है। कांग्रेस के पूर्व विधायक के बेटे का उसमें नाम है। और मैं भी कह रही हूं कि महिला की कोई जाति नहीं होती, महिला चाहे किसी भी समाज की हो वो पीड़ित होती है और उसको दबाया जाता है। इसलिए कांग्रेस के गुंडों के खिलाफ, बीबी बत्रा के लड़के के खिलाफ, मीनू किराड़ के साथ हुई बदतमीजी को लेके एट्रोसिटी एक्ट और सारी क्रिमिनल धाराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, ताकि कांग्रेस और बीजेपी के जो गुंडे हैं, ये दोनों पार्टियां गुंडागर्दी करती हैं। जब जब ये सत्ता में आती हैं और जब इनको सत्ता का नशा दिमाग में चढ़ता है, ये ना किसी दलित को समझते ना ये किसी महिला को समझते। इसलिए मैं अपनी बहन के साथ खड़ी हूं, चाहे किसी भी पार्टी की सदस्य हो, लेकिन वो पहले महिला है और मैं महिला होने के नाते बहन मीनू किराड़ के साथ खड़ी होकर यहाँ के एसपी से मांग कर रही हूं कि जितना जल्दी हो सके बीबी बत्रा के लड़के और उसके जो गिरोह में गुंडे थे उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट और विभिन्न क्रिमिनल धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करें, अन्यथा कांता लड़िया को कोठी घेरनी पड़ेगी। रही बात मनीष ग्रोवर की, मैं मनीष ग्रोवर को आपके सब चैनलों के माध्यम से कहना चाहती हूं, कान खोल के सुन ले मनीष ग्रोवर, भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई गुंडा है इस रोहतक शहर में, मनीष ग्रोवर गुंडा है। इसकी गुंडागर्दी चरम सीमा पर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसको खुला लाइसेंस दे रखा था, इसको सांड छोड़ रखा था गुंडागर्दी करने के लिए। जिस पे चाहे एफआईआर करवा दे, जिसको चाहे अंदर करवा दे, जिसको चाहे छुड़वा दे, जिसको चाहे दबा ले। इसकी किसी ने अगर बात नहीं सुनी तो उसके ऊपर इसने एफआईआर कराई। ये परमात्मा, ये मालिक है, ये जो जैसा बोएगा उसको काटना पड़ेगा। बोए पेड़ बबूल के, आज आम खाने की बात करता है मनीष ग्रोवर। जो 10 साल में मनीष ग्रोवर ने गुंडागर्दी की है, अपने गुंडों को साथ रख के इस शहर को दबाया है, शरीफों के साथ इन्होंने पैसे की उगाही की है, इसने अफसरों को दबाया, काम नहीं करने दिया, इसने संविधान की हत्या की है, इसने कानून की हत्या की है। आज इसके मुंह पर चपेट लग गई चारों तरफ से। किस मुंह से ये मनीष ग्रोवर कह रहा है कि मैं दलितों का हितैषी हूं और मैं दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं होने दूंगा। मैं पूछना चाहती हूं मनीष ग्रोवर तेरे से, 3 मई 2020 की रात को अस्तरपुर डेरे में तुम्हारे बाबा बालकनाथ आरएसएस और बीजेपी के नेता ने दलित साधुओं की समाधियां तोड़ी, तुम कहां सो रहे थे? 27 अगस्त 2020 को दलित पंचायत डेरे के अंदर हुई, बीजेपी के गुंडों ने सिरों पर कपड़े बांध कर हथियार लेकर हमारे पर हमला किया, बाबा रमेश नाथ का दलित साधु का अपहरण किया। ये बीजेपी के नेता कहां सो रहे थे? मैं पूछना चाहती हूं मनीष ग्रोवर से, 29 अप्रैल 2021 को बाबा राम कुमार नाथ की तुमने हत्या करवाई और एक भगवाधारी को तुमने शमशान में आग में जलाया, जबकि हिंदू समाज की तुम बात करते हो। हिंदू धर्म में किसी भगवाधारी को जलाया नहीं जाता, उसको मिट्टी में समाधि दी जाती है। और जब मैं एसपी की कोठी पर बैठी 5 आदमियों को लेकर, तुमने मेरे खिलाफ डिजास्टर एक्ट के तहत झूठी एफआईआर दर्ज करके 11 लोगों को हमारे को प्रताड़ित किया। मैं पूछना चाहती हूं मनीष ग्रोवर से
कि जब से तुम्हारी सत्ता है हरियाणा में, तुमने कितने दलितों का काम किया। तुमने दलितों में दलाल पैदा किए हैं, तुमने दलितों में दलालों की दलाली की है। तू नेता नहीं, तू दलाल है। और मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल खट्टर होते थे, उन्होंने तेरे को सांड यहां छोड़ दिया रोहतक को दबाने के लिए। लेकिन मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं। मेरा डेरा, दलित समाज का डेरा, चमरवा डेरा, 250 साल पुराने साधुओं की समाधियां किसने तोड़ी? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तोड़ी, बाबा बालकनाथ ने तोड़ी। तब कानून कहा था, तब तूने आवाज क्यों नहीं उठाई कि दलितों पर जुल्म हो रहा है? मेरे ऊपर झूठी एफआईआर, 4 झूठी एफआईआर मेरे ऊपर की। क्या मैं दलित की बेटी नहीं थी? क्या मैं दलित समाज की बेटी नहीं हूं? तो मेरे पर जब झूठी एफआईआर हुई तो मनीष ग्रोवर तेरा मुंह बंद क्यों था? क्योंकि तेरी सरकार और तेरी सब एफआईआर मेरे खिलाफ की गई। एक हमारे डॉक्टर दलित समाज के डॉक्टर संदीप, जो ईमानदारी से पीजीआई में काम करते थे, 1300 के ऊपर उस डॉक्टर को प्रताड़ित किया गया। उसकी रिपोर्ट उसके हक में आएगी साजिश की, और उसने एफआईआर दर्ज कराई रोहतक में। क्यों नहीं उन गुंडों को गिरफ्तार करने दे रहा? क्यों आपकी सह है उसके ऊपर? मैं मनीष ग्रोवर तेरे को चेतावनी देना चाहती हूं। अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है बीजेपी का। ये चुनाव है, इस चुनाव में जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जो गुंडागर्दी उसको खत्म करने का काम करेगी, और कांग्रेस और बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे हम। जितना मेरे से होगा मैं तुम्हारी सारी पोल खोलूंगी पूरे हरियाणा के अंदर। तुमने गुंडागर्दी की है, और पुलिस भी सुन ले कान खोल के। जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे तब पुलिस ने मेरे पर जुल्म किया। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की सह पे जुल्म किया, मेरे को प्रताड़ित किया गया। जब बीजेपी की सरकार आई तो मेरे को प्रताड़ित किया गया। और पुलिस जो है वो संविधान की रक्षा नहीं करती। पुलिस जो है वो नेताओं की कोठियों पर जाकर मुजरा करती है। और आज उसका नतीजा मिल गया होगा यहाँ के एसपी को, हिमांशु गर्ग को, जब उसको धमकी दी है छुट भैया नेता ने। इसकी क्या औकात है एसपी को धमकी दे दे मनीष ग्रोवर? क्या है इसके पास? कौन सा पद है? मुख्यमंत्री भी किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए अधिकारी को ऐसे नहीं धमका सकता जैसे छुट भैया नेता ने धमकाया है। क्या है इसकी औकात? इसने हराम का धन इकट्ठा करके, रिश्वत का पैसा इकट्ठा करके, इसने अफसरों से दलाली लेके आज ये हजारों करोड़ का मालिक बन गया, इसका बेटा मालिक बन गया। इनकी सबकी जांच भी होनी चाहिए। और मैं तो ये कहती हूं कि चाहे डीसी हो, चाहे एसपी हो, कोई भी अधिकारी हो, अगर वो संविधान के दायरे में रहकर जनता के हितों का काम नहीं करेंगे तो जैसे आज एसपी को धमकी दी गई है, ऐसे पूरे हरियाणा में सारे अधिकारियों के खिलाफ मोर्चे खोले जाएंगे। क्यों? क्योंकि संविधान ने आप लोगों को कुर्सी दी है, लेकिन आप लोग कुर्सी पर बैठकर संविधान की हत्या कर रहे हो। अरे मेरे ऊपर 4 एफआईआर, मुझे ये बता दो मैंने क्या गुनाह किया है? मैंने अपने जीवन में कोई गलत काम किया तो लाओ मेरे सामने, दिखाओ मेरे को सबूत। झूठी एफआईआर करके मेरे को दबाया गया, मेरी हत्या की साजिश रची गई। मैं 4 साल से कंप्लेंट दे रही हूं हरियाणा पुलिस में, लेकिन आज तक रोहतक पुलिस ने मेरी दी हुई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो इससे साबित होता है कि ये एसपी हिमांशु गर्ग, राहुल शर्मा और जितने भी अधिकारी, आईएमटी के अधिकारी, सांपला के डीएसपी, जितने भी मेघाभूषण, ये सब के सब अधिकारी नहीं है। ये सरकारी वर्दी में बीजेपी के गुंडों की तरह काम कर रहे थे। इसलिए आज तक एक भी कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई नहीं की इन्होंने। इसलिए आज मैं कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता से, गरीब से, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वो किसी भी जाति के हों, क्योंकि मेरा एक ही नारा है, ना जाति ना धर्म, मानवता ही कर्म। मैं मानवता की लड़ाई लड़ रही हूं। जिसके ऊपर जुल्म होता है मैं उसके साथ खड़ी होती हूँ। मैं ये नहीं देखती वो किस जाति का, किस समाज का है। इसलिए मैं पूरे हरियाणा के गरीबों से, वंचितों से, किसान से, मजदूर से, पिछड़ों से मैं अपील कर रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और आज जो घमंड में चूर हो चुका है दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, सीएम की कुर्सी पर बैठने के जो सपने ले रहा है, इन दोनों पार्टियों के नेताओं को जब ये वोट मांगने आए तो इनसे सवाल पूछे कि तुमने पिछले 10 साल तुम सीएम रहे, तुमने क्या किया? और बीजेपी 10 साल सीएम रही तो तुमने क्या किया? और इन्होंने जब हमारे काम ही नहीं किए तो जूते मार मार के इनको गलियों से भगाए। मैं अपनी माताओं से, बहनों से प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि इस हरियाणा प्रदेश को इन्होंने नशे का कारोबार बना दिया है। कोई गांव ऐसा नहीं जो 2 नंबर का नशा ना बिकता हो, कोई बच्चा ऐसा नहीं जो नशा ना करता हो।
कोई होटल ऐसा नहीं जिसमें वेश्यावृत्ति का धंधा ना होता हो, कोई भी काम ऐसा नहीं जो अधिकारी रिश्वत ना देता हो गुंडों को, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। आज मैंने आपको इसीलिए यहां बुलाया कि मेरे ऊपर झूठी एफआईआर करवाने वाले मनीष ग्रोवर अपने गिरेबान में झांके आज, और वो किस मुंह से दलितों की बात करते हैं। अरे तुमने तो गैर जाट का नारा दे के हरियाणा में आग लगवाई, और तुमने ताजा ताजा गैर चमार की बात करके सुप्रीम कोर्ट को माध्यम बना के तुमने दलितों में फाड़ की और आग लगवाई। मैं इस मुद्दे पर भी एक बात कहना चाहूंगी, मेरे भाई धानक बिरादरी के भी मेरे भाई है, मेरा समाज है, वाल्मीकि समाज भी मेरा समाज है, सांसी समाज भी, बावरिया भी, जितने भी कास्ट हैं। मैं पूछना चाहूंगी कांग्रेस बीजेपी से कि आपकी सत्ता में आपने जो हमारा आरक्षण है 22%, आपने कितना लागू किया? श्वेत पत्र जारी करें। 4.5% से ऊपर किसी को आरक्षण नहीं मिला। मैं कहना चाहूंगी कि सेंटर से लेकर स्टेटों तक सारा बैकलॉग पूरा करें और किसी भी बिरादरी को दे दे, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरे वाल्मीकि भाइयों को दे दे, मेरे धानक भाइयों को दे दे, जो वंचित उनको दे दे। अरे तुम सीट तो भरो, इन्होंने सीट भरनी नहीं, भाई भाई में झगड़े करवाने। इसलिए मैं वाल्मीकि धानक भाइयों से खासकर कहना चाहूंगी कि ये नेता हैं, अपनी कुर्सी के लिए भाई भाई को लड़ा रहे हैं, इन्हीं को जूते मारो और इनसे पूछो कि तुमने आज तक बैकलॉग पूरा क्यों नहीं किया। नंबर 2, हमारी जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाई गई आज तक? ना कांग्रेस ने करवाई ना बीजेपी ने करवाई। नंबर 3, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा? ये 3 मेरे मुद्दे हैं, मैं दोनों पार्टियों से पूछना चाहती हूं। और आखिरी में एक बात कहना चाहूंगी, आज राहुल गांधी को आप कहीं भी देखो, आज इस दीपेंद्र हुड्डा को कहीं देखो, संविधान को उठा के चलते हैं, वो संविधान की बात करते हैं। अरे डूब के मरो कांग्रेसियों, तुम्हारे राज में तुमने अपने बाप दादा की महिमा मंडन करने के लिए संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का अपमान किया था। तुमने अपने पिताजी को संविधान निर्माता बोला था, और मैं 5 साल लड़ी और तुमने रात के 2:30 बजे कांता लड़िया को जेल में डाल दिया था। क्या दलित अत्याचार नहीं था? आज राहुल गांधी संविधान बचाने की बात करते हैं। मैं राहुल गांधी को कहना चाहूंगी, तुम्हारी कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री था, तुम कहां डूब कर मर गए थे जब संविधान निर्माता का अपमान हुआ? आज तुम ढोंग करते हो, आज तुम ढोंग कर रहे हो कि मैं संविधान को बचा रहा हूं। संविधान को अगर खत्म किया है तो कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया इस देश में, क्योंकि सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर गरीबों का शोषण किया, दलितों के हक खत्म किए, आरक्षण लागू नहीं किया, उसकी जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी गिरगिट है, ये रंग बदलता है, ये भाषा बदलता है, ये दलितों के घरों में खाना खाता है, और उसी की सरकार में मिर्चपुर में दलितों के घर जाए जाते हैं। डूब कर मर जाइए कांग्रेसी, आए मेरे सामने बहस करे, चौड़े में बहस करे, मैं जवाब दूंगी इनको। और ये मनीष ग्रोवर ये बात करता है दलितों की, ये बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए। जाट आंदोलन में 19 फरवरी 2016 में बाबा साहब की मूर्ति जो मैंने अपने पैसे से लगवाई थी रोहतक पार्क में, इस मनीष ग्रोवर ने अपने गुंडों से बाबा साहब की मूर्ति तोड़वा के, और बाबा साहब का जो हाथ है वो गंदे नाले में फिकवाया, जो मैं निकाल के लाई। आज मैं जवाब चाहती हूं, आज तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कहां सो रहा है यहाँ का प्रशासन? कहां मर गए सब अधिकारी? कहां है? पूछना चाहती हूं। ये दलितों की बात करता है, अरे डूब के मर जाए। ये बीजेपी कांग्रेस के नेता जो जब इनकी सत्ता होती है, जब ये दलितों का शोषण करते हैं, और जब इनको डर लगता है कि सत्ता हमारी नहीं है, तब इनको दलित याद आते हैं। इसलिए मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपने हरियाणा प्रदेश की जनता से अपील कर रही हूं कि जब भी अब चुनाव होगा 1 अक्टूबर को, आप एक एक वोट इनको ना देके इनके मुंह पर चपेट मारें और इनको दिखाएं कि हमारे संविधान की और बाबा साहब की क्या ताकत है। क्योंकि मनीष ग्रोवर ने बाबा साहब की मूर्ति तोड़वाई, बीजेपी के बाबा ने, बालकनाथ ने, आरएसएस के गुंडों ने हमारे दलित साधुओं की समाधियां तोड़ी, तो ये दलितों की बात करने के लायक नहीं है, इनका तो मुंह काला होना चाहिए। इसलिए आज मैंने आपको रोहतक की प्रेस को बुलाया। धन्यवाद आप सबका। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ऊपर आरोप लगाए, तो फिर विकल्प क्या है? विकल्प हम हैं, जो लड़ाई लड़ता है समाज की, जो सच्चाई की लड़ाई लड़ता है, जो जाति धर्म की बात नहीं करता, चाहे जुल्म किसी के ऊपर भी हो, जुल्म के खिलाफ जो लड़े, उसको जनता को वोट देना चाहिए। और मैं मैदान में खुद हूं, मेरी मिशन एकता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और मैं स्वयं भी शाहबाद मारकंडा से चुनाव लड़ रही हूं,
और विधानसभा में जाकर मैं इनकी सारा की पोल खोलूंगी और मैं इनसे पूछूंगी कि आरक्षण की जो ये बात करे कैटेगरी की, कि तुम ये बताइए कि कांग्रेस और बीजेपी ने कितना कोटा पूरा किया, आज तक बैकलॉग पूरा क्यों नहीं किया गया। आपकी पार्टी कितने विधानसभा सीटें में चुनाव लड़ रही है? अभी हमारा फैसला नहीं, हम सारे मिलकर 12 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, हम 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इन दोनों को भगाने का काम करेंगे। ये देखो आप, ये है बीजेपी का खेल। आप देखो बीजेपी के गुंडे मुंह पर डांठे मार मार के दलित पंचायत पर हमला किया था 27 अगस्त 2020 को, महिलाओं के कपड़े फाड़े थे बीजेपी के गुंडों ने हमारे चमरवा डेरे पर, ये उसकी क्लिप है। बीजेपी के गुंडों ने 250-300 लोगों ने पुलिस को साथ लेकर, पुलिस उनके साथ थी। ये मनीष ग्रोवर बाबा बालकनाथ का खेल था, जब हमारे पर हमला किया, हमारे बाबा का अपहरण किया और पुलिस ने हमारी आज तक कोई बात नहीं सुनी। आज ये बात करते हैं दलितों पर अत्याचार की, किस मुंह से बोलते हैं ये? इनको शर्म नहीं आती? ये बेशरम लोग हैं, ये वोट की राजनीति करते हैं, इनको दलितों से कोई मतलब नहीं है। ये देख लो, मेरे पर जस्टिस लगाया, एसपी की कोठी पर हम 5 लोग बैठे थे, ये फोटो है, ये देखो रिकॉर्ड दिखा भाई, ये देखो। आज मनीष ग्रोवर और उनके लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा? जब रोड जाम के मुकदमे हमारे पर है तो इनके ऊपर भी करो। मैं रोहतक एसपी से कह रही हूँ, मनीष ग्रोवर इनके लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करो। जब हमारे ऊपर एफआईआर हुई है, कानून एक बराबर है सबके लिए, संविधान में सबको बराबर का अधिकार है, तो इनके ऊपर क्यों नहीं? जब मेरे ऊपर एफआईआर है, इनके ऊपर भी एफआईआर करो। कल मैडम जो झगड़ा हुआ था, वो झगड़ा तो कुछ और था, पर इसमें कास्टिज्म लाई। देखिए, दलितों को हमेशा यूज किया गया, उनका मिसयूज हुआ है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। आप क्या मानते हो, कांग्रेस ने दलित अध्यक्ष बनाया है हरियाणा का, क्या उसको पावर दी है? वो दलाल है, वो तड़वे चाटता भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा के। ये जो अध्यक्ष है कांग्रेस का, ये बीजेपी का अध्यक्ष नहीं, पावर वाला, इसकी कोई औकात नहीं है। ये एक बयान नहीं दे सकता अपनी मर्जी से। ये भूपेंद्र हुड्डा के पैरों में बैठता है, ये दीपेंद्र हुड्डा के तड़वे चाटता है। ये दलितों की औकात है भूपेंद्र हुड्डा के घर में। ये दलित अध्यक्ष नहीं है, दलितों की वोट लेने के लिए एक दलाल को पैदा कर दिया। आप बताइए, 17 एमएलए जीत के आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, हर 5 साल में, तो 17 के 17 एमएलए गुलाम हैं। एक भी दलित एमएलए ने आज तक समाज की आवाज उठाई हो, एक भी दलित एमएलए ने आज तक समाज के हित में काम किया हो, एक भी दलित एमएलए ने कभी आरक्षण का मुद्दा उठाया हो, कभी विधानसभा में बोले हो कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दो, कभी विधानसभा में आवाज उठाई हो कि भी हमारे को जो हमारा बैकलॉग हो पूरा करो, कभी इन्होंने आवाज उठाई हो कि हमारी गिनती की जाए, क्योंकि साहब काशीराम जी ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके आधार पर होना चाहिए। आदमी कोई किसी भी बिरादरी का हो, अगर वो भूखा है, अगर उसके पास मकान नहीं है, अगर उसके पास शिक्षा का प्रबंध नहीं है, दवाई का प्रबंध नहीं है, उसके पास कपड़ा नहीं है, तो संविधान ये कहता है कि सबको मूलभूत सुविधाएं देना सरकारों का काम है, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी के हों। ये धर्म और जाति के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी का खेल है। एक बार बीजेपी आ जाए, एक बार कांग्रेस आ जाए। जब कांग्रेस तंग करे तो बीजेपी को पकड़ लो, जब बीजेपी तंग करे कांग्रेस को पकड़ लो। अब इस षड्यंत्र को तोड़ने का काम जनता को करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देख लिया, किसान दुखी है, कर्मचारी दुखी है, महिलाएं दुखी हैं, नौजवान दुखी हैं। यहाँ सुखी कौन है ये बता दो हमें। और जो कानून है, पुलिस है, वो उसको मुजरा करवाते हैं कोठियों में बुला के। ये तो मुजरा करने के लायक रह गई पुलिस। तो पुलिस किसी की एफआईआर तक दर्ज नहीं करती, थाने में चले जाओ ऐसे तो सीधे मुंह बात नहीं करता। ये खाकी पहन के जो बैठे हैं, ये खाकी की गरिमा को मिट्टी में मिला रहे हैं, और ये नेताओं की करतूत है। और मैं तो पुलिस को कहना चाहूंगी, अगर तुमने खाकी पहनी है, खाकी का महत्व क्या है? या तो क्राइम को खाक में मिला दो, या तुम खाक हो जाओ, ये खाकी कहती है। लेकिन यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के नेताओं ने खाकी को ही बदनाम कर दिया है। इसलिए मैं इनको कहती हूं कि नेताओं के सामने, अनपढ़ लोगों के सामने, क्रिमिनलों के सामने मुजरा करना बंद कर दो और संविधान को बचा लो। अगर आप खाकी पहनकर संविधान को नहीं बचा सकते तो खाकी को उतार दो, ईमानदार लोग आपके जगह पर आएंगे और वो काम करेंगे।
अब 20 साल आजादी को हो चुके हैं, क्या कारण मानते हैं कि अभी भी जो दलित समाज और नेताओं के पीछे लग जाता है अपना नहीं सोचता? वही देखिए, आरएसएस और जो बीजेपी कांग्रेस है, इनका एक षड्यंत्र है। जिस समय देश आजाद हुआ 1947 में, हमारे देश की जनसंख्या 32 करोड़ थी और संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान में सब देश में बसने वाले नागरिकों को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मूलभूत सुविधाएं क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया है। लेकिन जो आपने प्रश्न मेरे से किया, अगर ये हमारा कोटा पूरा कर दें, अगर ये बराबरी का दर्जा दे दें, अगर सबको मूलभूत सुविधाएं मिल जाएं, तो इनके तलवे कौन चाटेगा? इनकी गुलामी कौन करेगा? कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस का एजेंडा है कि इन गरीब लोगों को झूठे लारे लप्पे देकर इनको अपने साथ चिपकाए रखो। जो 10 साल का आरक्षण बाबा साहब ने दिया था राजनीति में, उस आरक्षण के तहत हमारे लोग विधायक और एमपी बन जाते हैं। अगर ये आरक्षण खत्म किया जाए राजनीति में, तो मैं ये कहती हूं कि गांव का पंच भी दलित नहीं बन सकता, बैकवर्ड नहीं बन सकता। और मैं उस जगह से आती हूं, 1990 में जब 27% आरक्षण की बात हुई थी बैकवर्ड समाज की, तो उस आंदोलन में मैं थी साहब काशीराम जी के साथ। उस समय भी अकेले चमार जाति ने लड़ाई लड़ी थी, बैकवर्डों के आरक्षण के लिए चमारों ने लड़ाई लड़ी थी। आपको याद होगा मास्टर हुकुम सिंह जब सीएम होते थे और रोहतक में भी आग लगी थी, सोनीपत का बस डिपो जला गया था, क्या हालात थे उस समय भी। और आज भी मैं अपने वाल्मीकि, धानक, जितने भी हमारे वंचित समाज के लोग हैं, एससी हैं, एसटी हैं, सबको अपील करना चाहूंगी, भाइयों, इस ये जो कैटेगरी बना रहे हैं चोर दरवाजे से, आप इनके बहकावे में ना आए। इनसे सिर्फ एक सवाल पूछ लें कि 1 से लेकर 200 तक जो भर्ती होती है, रोस्टर प्रणाली को आप लागू कर दो, लेकिन ये नहीं करेंगे। ये आपके हकों को खा रहे हैं। इस देश की जितनी यूनिवर्सिटी हैं उनका सर्वे करवा लो, एक भी प्रोफेसर आपको नहीं मिलेगा जो एससी हो, बीसी हो, ओबीसी हो। सब पहने का कब्जा गुंडों का, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो। तो हमारे को तो बर्बाद किया जा रहा है, हर चीज से हमें वंचित किया जा रहा है और जाति धर्म के नाम पर लड़ा जा रहा है। ये गलत है। आपकी मिशन एकता कमेटी सत्ता में आती है तो देखोगे उसकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी मिशन एकता पार्टी अगर सत्ता में आती है और मैं विधायक बनकर विधानसभा जाती हूं, तो सबसे पहले मेरी एक ही लड़ाई होगी कि संविधान में जो मूलभूत सुविधाएं हर जाति, हर धर्म को दिया गया है, एक दलित की बात नहीं है, सबको जो भी अधिकार दिए गए, सबसे पहले हरियाणा प्रदेश में वो लागू हो। नंबर 2, अगर मैं दलित की बात करूं, जो संविधान में आरक्षण दिया गया है 15% एससी और 7.5% एसटी, उस आरक्षण का जो बैकलॉग है सबसे पहले हरियाणा में पूरा किया जाए। और उसमें मेरे जितने भी वाल्मीकि भाई हैं, धानक भाई हैं, सांसी हैं, बाजीगर जो भी हैं, उन सबको पहले भरा जाए, बाद में चमारों को दो। ये मैं कह रही हूं, चमारों के है किसी पार्टी में हिम्मत करे ना वो पूरा। और मैं आरक्षण होना चाहिए मैडम। और मैं एक बात और कहती हूं कि जो भी 17 सीट हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, 17 की 17 सीट दे दो धानक और वाल्मीकि को, कौन रोक रहा है तुम्हें? सांसी को दे दो अधिकार, देना लेना कुछ नहीं है इनको, लेकिन भाई भाई को लड़ाना इनका काम है। और जब मैं विधानसभा में जाऊंगी, मेरा एक ही सवाल होगा इनसे कि जो प्राइवेट क्षेत्र है, जो आपने सारे सरकारी महकमों को प्राइवेट कर दिया, उसमें आरक्षण लागू क्यों नहीं किया? सबसे पहले आपने जनसंख्या की गिनती क्यों नहीं करवा रहे, ताकि सबको पता चल जाए कौन सी बिरादरी कितनी संख्या में है। और जिसकी जितनी संख्या, आज 100 रोटी है और 100 ही आदमी है, क्या 100 आदमी को एक एक रोटी नहीं मिलनी चाहिए? क्या एक आदमी 10 रोटी खा रहा है और एक आदमी को एक भी नहीं मिल रही? क्या ये भेदभाव नहीं है क्या? और रही बात आपने जो प्रश्न उठाया राजनीतिक आरक्षण का, मैं तो ये कहती हूँ कि बाबा साहब ने भी क्या कहा था कि ये जो राजनीतिक आरक्षण है मैंने इसलिए दिया है कि मेरे समाज के, वंचित समाज के लोग, वैसे तो इनको टिकट कोई देगा नहीं, लेकिन मैं इनको ये अधिकार देकर जा रहा हूं कि ये अपने आरक्षित सीट से चुन के जाए विधानसभा में, ये वहां जाकर जो वंचित समाज उसकी आवाज उठाएं। लेकिन मैं तो ये कह रही हूं कि भी आरक्षण होना ही नहीं चाहिए इन कुत्तों के लिए। मैं इनको कुत्ता बोलती हूं, जो दूसरों के घर जाके खाते हैं, भोगते हैं, जो तड़वे चाटते हैं, जो दलाली करते हैं। ये एमएलए मंत्री बनते हैं बाबा साहब के अधिकार पे। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया, मैं ये कहती हूँ कि आरक्षण को खत्म किया जाए राजनीति में।
और तब मेरे को एमएलए बनकर दिखाएं, तब मुझे दिखाए कांग्रेस बीजेपी कि कितने दलितों को और कितने बैकवर्ड को एमपी एमएलए बनाया है, तब हम मानने दलितों के तैसी। ये तो बाबा साहब ने अधिकार दिया, मजबूरी है इनकी टिकट देना सभी पार्टियों की, जितनी भी पार्टियां हैं। अगर इस आरक्षण को खत्म किया जाए राजनीतिक को, एक भी दल्ला पैदा नहीं होगा और सब साटों से पिटेंगे। जो पहले हाल था वही हाल ये लोग करेंगे इनका। तो इसलिए मैं दलित, ये जो एमएलए और ये विधायक है ना, जो भोंकते हैं मंच के ऊपर खड़े होकर दलाली करते हैं, इनको चेतावनी दे रही हूं कि तुम सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो जनता वो दिन आ रहा है तुम्हें नंगा करके पीटेगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को शरण लेनी पड़ी, दलितों के नेताओं के लिए छिपने की जगह नहीं मिलेगी, मैं गारंटी दे रही हूं आपको, जो दलाली करते हैं। और अहम क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके पार्टी को? देखिए, एक तो मेरा अहम मुद्दा क्या है कि मैंने सवाल पूछे हैं कांग्रेस और बीजेपी से। ये ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने दलितों को 100 गज के प्लाट दे दिए, हमने सबके राशन कार्ड बना दिए, हमने सबके लिए पता नहीं क्या क्या करके दे दिया। तो मैंने कांग्रेस बीजेपी से पूछा है कि भाई जब 10 साल में तुम सत्ता में रहे, अगर तुम गरीबों को हक दे देते तो आज गरीबी नहीं बढ़ती, अगर तुम बैकलॉग पूरा कर देते तो आज लोगों को रोजगार मिलता, आज सुप्रीम कोर्ट को कैटेगरी नहीं बनानी पड़ती। आज बीजेपी 10 साल सत्ता में रही हरियाणा में। अब मैं बीजेपी से भी पूछा है कि तुमने कितने गरीबों का भला किया, बता दो, कौन सी तुमने गरीबों के लिए योजना लागू की। इन्होंने ऑनलाइन शुरू कर दिया सब कुछ। जो आदमी अनपढ़ है, जिसको पता ही नहीं, इन्होंने अपने पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देने का काम किया है। वो सेंटर खोल के बैठ गए, वो गरीब जाएगा 200 रुपया 100 रुपया लेंगे, उसका फार्म भरेंगे, उनको फिर रद्द कर देंगे। इसके सिवाय इन सरकारों ने कुछ नहीं किया गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सिवाय इनका शोषण करने के, सिवाय इनको गुमराह करने के। इनको जब रैली आएगी 500 रुपए 1000 रुपए दिहाड़ी देंगे, इनको सब्जी पूरी खिलाएंगे, इनको गाड़ियां देंगे, इनको शराब पिलाएंगे, अपनी भीड़ दिखा देंगे, अपनी कुर्सी बना लेंगे। ये इनका काम है। इसलिए समाज को बिकना नहीं चाहिए, समाज को टिकाऊ रहना चाहिए।